नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मिलेट्स पर की चर्चा। पीएम ने श्री अन्न के प्रति देश के लोगों के बढ़ते लगाव पर प्रसन्नता की जाहिर। कहा, मिलेट्स भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दे रहा है एक अलग पहचान। केंद्रीय बजट 2026-27 में राहत और कृषि केंद्रित उपायों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना। महिला किसानों के लिए योजनाओं पर ऋण की व्यवस्था। केंद्रीय बजट 2026-27 में राहत और कृषि केंद्रित उपायों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना। कृषि एवं ग्रामीण विकास किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण सीमा बढ़ाने, महिला किसानों के लिए योजनाओं और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की है उम्मीद। राजस्थान सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियों का विस्तार और 50,000 मधुमक्खी बॉक्स वितरित करने का संकल्प। 9% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान देश के 5 प्रमुख शहद उत्पादक राज्यों में है शामिल। किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ना बिहार सरकार की प्राथमिकता। और खबरें विस्तार से आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की प्राथमिकता में मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर कुल 8,053 प्रशिक्षण आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना का किया जा रहा है क्रियान्वयन। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न यानी मिलेट्स पर चर्चा करते हुए देशवासियों के बीच इसके बढ़ते प्रचलन पर संतोष व्यक्त किया। साल 2023 को मिलेट ईयर घोषित किए जाने के बाद मिलेट यानी कि श्री अन्न लोगों के खाने में नियमित रूप से शामिल होने लगा है। मन की बात में श्री अन्न का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 3 साल बाद भी इसको लेकर देश और दुनिया में जो पैशन और कमिटमेंट है वो बहुत उत्साहित करने वाला है। मुझे ये देखकर खुशी है कि श्री अन्न के प्रति देश के लोगों का लगाव निरंतर बढ़ रहा है। वैसे तो हमने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था, लेकिन आज 3 साल बाद भी इसको लेकर देश और दुनिया में जो पैशन और कमिटमेंट है वो बहुत उत्साहित करने वाला है। पीएम मोदी ने इसी सिलसिले में तमिलनाडु के कलकुरिची जिले के महिला किसानों के समूहों और राजस्थान के रामसर के किसानों की भी चर्चा की, जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। साथियों, तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में महिला किसानों का एक समूह प्रेरणा स्रोत बन गया है। यहाँ के पेरिया पालयम मिलेट एफपीसी से लगभग 800 महिला किसान जुड़ी हैं। मिलेट्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इन महिलाओं ने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। अब वो मिलेट से बने उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचा रही हैं। साथियों, राजस्थान के रामसर में भी किसान श्री अन्न को लेकर इनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ के रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हैं। ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं। यहाँ बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किया जाता है। इसकी बाजार में बड़ी मांग है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आज के वक्त में कई मंदिर भी प्रसाद में श्री अन्न का उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, मुझे तो ये जानकर खुशी होती है आजकल कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने प्रसाद में सिर्फ मिलेट्स का उपयोग करते हैं। मैं उन मंदिर के सभी व्यवस्थापकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस पहल के लिए। साथियों, मिलेट्स श्री अन्न से अन्नदाताओं की कमाई बढ़ने के साथ ही लोगों की हेल्थ में भी सुधार
की गारंटी बनता जा रहा है। मिलेट्स पोषण से भरपूर होते हैं, सुपर फूड होते हैं। हमारे देश में सर्दियों का मौसम तो खान पान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में इन दिनों हमें श्री अन्न का सेवन जरूर करना चाहिए। श्री अन्न, जो कि अपने असाधारण पोषण और अनुकूलनशीलता के लिए जाना जाता है, आज के वक्त में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक अलग पहचान दे रहा है। साथ ही इसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में कल उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से गाजियाबाद गौरव सम्मान प्रदान किए जाने की पहल की गई। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नरेंद्र कश्यप एवं विशिष्ट अतिथि विधायक मंजू सिवाच और अन्य सम्मानित लोगों की उपस्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा प्रशिक्षित एवं सरकार की कृषि योजनाओं के प्रचार प्रसार में विशेष भूमिका अदा करने वाले 5 कृषकों अवनीश त्यागी, मंजू कश्यप, नीतू चौधरी, सुनील चौहान तथा जयवीर यादव को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, कृषक उत्पादक संगठन, जैविक कृषक आकांक्षा सिंह और दूसरे कृषकों ने स्टॉल लगाए। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कृषकों को सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि इस सम्मान की शुरुआत से किसानों को नई तकनीक को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि राज्य के किसानों के खेतों की मिट्टी को स्वस्थ, उपजाऊ एवं दीर्घकाल तक संरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। यादव ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक पंचायत के एक राजस्व ग्राम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर कुल 8,053 प्रशिक्षण आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर किसानों को उनकी भूमि की वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्याक्षण के लिए चिन्हित क्षेत्रों में कृषकों द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के अनुसार मृदा सुधारक, सूक्ष्म पोषक तत्वों, रासायनिक एवं जैव कार्बनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जा रहा है। यादव ने कहा कि उर्वरकों के उपयोग से फसल की वृद्धि, पैदावार और गुणवत्ता में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इससे किसानों का विश्वास वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ रहा है और वे स्वयं इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ये योजना टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि में नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रही है। दुर्गापुर स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय सेमिनार के समापन पर उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन से फसलों की पैदावार 20 से 25% तक बढ़ती है। देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी करीब 9% है और राज्य शीर्षक 5 उत्पादक राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 3,350 मधुमक्खी पालकों के पास 2.76 लाख कॉलोनियां हैं, जिनसे 8,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है। अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ अग्रणी हैं। वर्ष 2025-26 में 50,000 कॉलोनी और बॉक्स 40% अनुदान पर 8 करोड़ वितरित किए जाएंगे। साथ ही 2 करोड़ से 1,000 पालकों को किट दी जाएगी और भरतपुर व टोंक में 10-10 करोड़ से मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे, जहां मधुमक्खी पालकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्ता युक्त कॉलोनियां, प्रसंस्करण, ब्रीडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और शहद की गुणवत्ता जांच जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। सीतारमण के कार्यकाल का 9वां 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। ये बजट विकसित भारत 2047 के विजन के साथ लंबी अवधि के विकास, राजकोषीय स्थिरता, बुनियादी ढांचे और डिजिटल विकास पर केंद्रित होने की उम्मीद है, जिसमें आम जनता के लिए कर राहत और कृषि केंद्रित उपायों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा। कृषि एवं ग्रामीण विकास किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा बढ़ाने, महिला किसानों के लिए योजनाओं और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
बजट बनाने की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के सभी विभागों से अनुमान मांगे जाते हैं, जो आमतौर पर अगस्त-सितंबर में शुरू होता है। बजट के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक विकास को गति देना है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर ठोस निर्णय ले रही है। इसी क्रम में प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक एवं दूरदर्शी कार्य योजना लागू की जा रही है, जिससे खेती को रसायन मुक्त, टिकाऊ और लाभकारी बताया जा सके। सरकार का उद्देश्य रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम कर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके साथ ही अधिकतम उपज और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसके तहत 2,50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स इवेंट का वीडियो साझा करते हुए मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाए गए इस मौके पर राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज के 5वें एडिशन और नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के नतीजे भी घोषित किए गए हैं। मंत्री ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे के साथ भारत कनाडा आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। साथ ही GEM की वुमेनिया पहल के साथ वर्ष पूरा होने और महिला उद्यमियों के समर्थन के लिए MOU पर हस्ताक्षर की जानकारी भी दी। इसके अलावा रायपुर में एपिडा कार्यालय का उद्घाटन और कर्नाटक के 3 GI टैग उत्पादों की पहली हवाई खेप मालदीव निर्यात किए जाने की जानकारी भी साझा की गई। खेती में नई तकनीक और नवाचारों का योगदान बढ़ता जा रहा है और इस बदलाव में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। सरकार भी इस तकनीक को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार के कृषि संबंधी समर्पित चैनल DD किसान के AI एंकर AI कृषि और भूमि किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं और तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। ये है कृषि और भूमि, किसानों के लिए समर्पित देश के इकलौते टीवी चैनल दूरदर्शन किसान द्वारा 26 मई 2024 को शुरू किए गए AI एंकर दोनों ही आजकल गांव-गांव में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। वजह है किसानों के काम आने वाली छोटी-छोटी लेकिन बेहद उपयोगी जानकारियां, जो दोनों रोज देश भर के किसानों तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृषि। AI कृषि सिर्फ एक तकनीकी चेहरा नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के किसान की अपनी ही झलक है। उसकी भारतीय वेशभूषा, साफ सुथरा पहनावा और शालीन अंदाज देखते ही अपनापन महसूस होता है। कृषि सीधे दिल तक पहुंचने वाले शालीन और सरल अंदाज में जानकारियां देते हैं, बिल्कुल उसी पहचान के साथ जिसके लिए दूरदर्शन हमेशा जाना जाता रहा है। AI कृषि खेत खलिहान की मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ लगता है, जो किसान की मेहनत, उसकी समझ और उसके अनुभव का सम्मान करता है। वो आधुनिक तकनीक की जानकारी देता है, लेकिन देसी सोच और किसान की जरूरतों को साथ लेकर चलता है। इन्हीं की तरह है भूमि। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। रोज टीवी पर आती हैं और देश भर के किसानों को मौसम का हाल बताती हैं। भूमि की खास बात है उनका शांत, संतुलित और भरोसे से भरा हुआ अंदाज। बगैर किसी सनसनी या भय के भूमि जब मौसम की सटीक और तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करती हैं, तो वो सिर्फ तापमान या बारिश के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि किसानों को ये भी समझाती हैं कि इस मौसम में क्या सावधानी रखें, कैसा व्यवहार अपनाएं और फसलों को कैसे सुरक्षित रखें। 26 मई 2024 को भारतीयता को ध्यान में रखते हुए और AI टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए AI कृषि और AI भूमि के नाम से 2 एंकर DD किसान में आए थे। खेती किसानी की बातें करनी हो, जिसमें कृषि सलाह विशेष रहा, जिससे किसानों को कई तरह से फायदे भी हुए। मौसम अलर्ट और मंडी खबर, उसमें इन लोगों की विशेष योगदान होता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे लोग मंडी में होने वाले किसी भी चीज़ों की पूर्ण जानकारी देते हैं, साथ ही मौसम में किसी बदलाव के प्रति हमें सचेत रखने का भी कार्य करते हैं, जिससे कृषकों को बेसिकली ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे कृषक अपने खेती से जुड़े हुए विभिन्न मसलों पर विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फसलों की तैयारी करते हैं।
कृषि और भूमि का मिट्टी से गहरा लगाव भी है। कृषि अपने आप में कृषि से, किसान से और भारतीय परंपरा में कृष्ण से जुड़ाव रखता है। उसी प्रकार भूमि अपने आप में जीवन का गहरा अर्थ समेटे हुए है। मिट्टी से, मेहनत से और किसान के विश्वास से। सूखा हो या वर्षा, सुख हो या संकट, भूमि हर हाल में किसान का साथ निभाती है। कृषि और भूमि न केवल सूचना प्रसारण को अधिक प्रभावी बना रहे हैं, बल्कि लागत में भी उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। ये एंकर एक ही कंटेंट को एक साथ कई भाषाओं में रूपांतरित करने में सक्षम है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों के किसानों तक उनकी जरूरतों के अनुसार सटीक और उपयोगी जानकारी पहुंचाई जा सकती है। आज एआई एंकर कृषि और भूमि की ब्रांडिंग होने लगी है। गांव में लोग अब पहचानने लगे हैं और इंतजार करने लगे हैं कि कृषि कब आएंगे और खेती की राह दिखाएंगे, और भूमि कब आएंगी और मौसम का सही संदेश देंगी। दूरदर्शन किसान पर एआई एंकर कृषि और भूमि सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि भरोसे की एक नई आवाज बनते जा रहे हैं। शमीम अख्तर, किसान समाचार, दिल्ली। और किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। देश भर की मंडियों में प्याज की सप्लाई सामान्य चल रही है। शनिवार को भी भरपूर आवक होने से मंडी रेट पर इसका सीधा असर दिखाई दिया। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जनवरी को प्याज का भाव रहा 800 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 55 रुपए उछलकर 855 रुपए पर पहुंच गया। वहीं इसी दौरान हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 23 और 24 जनवरी को प्याज 1500 रुपए पर बिकी। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 23 जनवरी को प्याज का दाम रहा 1150 रुपए, जो कि 24 जनवरी को बिना किसी उतार चढ़ाव के 1150 रुपए पर बना रहा। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज की कीमतों में नरमी देखी गई। यहां 23 जनवरी को उसका भाव रहा 2100 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 100 रुपए गिरकर 2000 रुपए पर आ गया। देश में प्याज की पैदावार के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। जहां साल 2023-24 में प्याज का उत्पादन 242.67 लाख टन रहा था, वहीं इस साल ये बढ़कर 307.72 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन में 65.05 लाख टन की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की जा सकती है। चौबीस जनवरी को गुजरात की मंडियों में सोयाबीन की आवक दर्ज हुई। एग्मार्कनेट के ताजा आंकड़ों के अनुसार शनिवार को हाजिर बाजार में सोयाबीन के व्यापार में उतार चढ़ाव या मिश्रित रुझान दर्ज किया गया। गुजरात की दाहोद मंडी में 23 जनवरी को सोयाबीन का दाम था 5350 रुपए। 24 जनवरी को इसमें 75 रुपए की तेजी आई और सोयाबीन 5425 रुपए पर पहुंच गई। राज्य की राजकोट मंडी में सोयाबीन के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 23 जनवरी को इसका भाव रहा 5075 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 25 रुपए गिरकर 5050 रुपए पर आ गया। राज्य की जैतपुर मंडी में भी सोयाबीन गिरावट के साथ बिकी। यहां 24 जनवरी को इसका भाव 5055 रुपए से 55 रुपए फिसलकर 5000 रुपए पर आ गया। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी हालिया पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष सोयाबीन की पैदावार में गिरावट की आशंका है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में सोयाबीन का कुल उत्पादन 142.66 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 152.68 लाख टन के मुकाबले करीब 10.02 लाख टन कम है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में देर से बोई गई गेहूं की फसल जो 18 से 21 दिन की अवस्था में है, उसमें पहली सिंचाई करें। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित शाकनाशी का प्रयोग करें और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दिखने पर निर्धारित समय पर दवा का छिड़काव करें। इस इलाके में सरसों की फसल में छटाई करें, इसके बाद सिंचाई करें और प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग करें ताकि पौधों की बढ़वार बेहतर हो सके।
बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में आलू, गाजर, टमाटर, मटर, चना, मसूर, धनिया और लहसुन जैसी रबी फसलों में झुलसा रोग की नियमित निगरानी करें। रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। यहां अरहर, चना और मसूर की फसल में फली छेदक कीट की संभावना रहती है, इसलिए कीट दिखने पर समय रहते नियंत्रण उपाय अपनाएं। यहीं गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करें और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा दें। दक्षिणी बिहार में मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें ताकि खेतों में नमी बनी रहे। इसके साथ ही सब्जियों में नियमित अंतराल पर निराई गुड़ाई करें और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं देर से तैयार होने वाली फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसलों में कीटों की निगरानी करें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में जहां नमी की कमी है, वहां सब्जियों में फूल आने की अवस्था पर डीएपी और पोटाश का छिड़काव करें। यहीं चना की फसल में 35 से 40 दिन की अवस्था पर या पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होने पर शीर्ष कटाई करें, जिससे शाखाएं ज्यादा निकलें। देर से बोई गई सरसों की फसल में छटाई और निराई करें। इसके अलावा यहां पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल में निराई गुड़ाई करें। अनुशंसित मात्रा में उर्वरक दें और उर्वरक देने के बाद सिंचाई जरूर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क, दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा। 77वें गणतंत्र दिवस और 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं की मुख्य अतिथि के रूप में होगी भागीदारी। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और भी होगी गहरी तथा पारस्परिक हित के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मेरा भारत मेरा वोट की थीम पर नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल शुरू कर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने तमाम जिला चुनाव अधिकारियों को सुनवाई के दौरान एसआईआर से संबंधित तमाम रिपोर्ट और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।
आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश को साल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल वासियों को दी बधाई। और अब नजर डालेंगे अहम समाचार पर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मिलेट्स पर की चर्चा। पीएम ने श्री अन्न के प्रति देश के लोगों के बढ़ते लगाव पर प्रसन्नता की जाहिर। कहा, मिलेट्स भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दे रहा है एक अलग पहचान। केंद्रीय बजट 2026-27 में राहत और कृषि केंद्रित उपायों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना। कृषि एवं ग्रामीण विकास, किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण सीमा बढ़ाने, महिला किसानों के लिए योजना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की है उम्मीद। राजस्थान सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियों का विस्तार और 50,000 मधुमक्खी बॉक्स वितरित करने का संकल्प। 9% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान देश के 5 प्रमुख शहद उत्पादक राज्यों में है शामिल। किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ना बिहार सरकार की प्राथमिकता। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर कुल 8,053 प्रशिक्षण आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित। राज्य में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना का किया जा रहा है क्रियान्वयन। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।